यहाँ पे दीपक जी ने पलवल हरियाणा से दोस्तों एक सवाल भेजा है। वो सवाल सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ और आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा। लिखा है, सर मेरा सवाल ह्यूमन साइकोलॉजी पर है। हम ह्यूमन कथनी और करनी में फ़र्क क्या होता है? जैसे कि हम जो कहते हैं वैसा कर क्यों नहीं पाते? पहला सवाल है ये। दूसरा है कि सेकंड सवाल, सर जीवन में लक्ष्य को छोड़कर बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे उन चीज़ों को छोड़ के अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें? तीसरा सवाल ये लिख रहे हैं कि सर किसी भी काम को बढ़िया करने के लिए प्रेशर अच्छा होता है या बुरा बुरा? ठीक है, तो ये दीपक साहब पलवल हरियाणा से हैं। और देखिए इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। कथनी और करनी में ह्यूमन में बहुत फ़र्क होता है। ह्यूमन लोग ऐसा, देखिए सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कथनी और करनी में फ़र्क होता है। आप किसी एक या दो को देख के नहीं कह सकते, ऐसा परसेप्शन नहीं बना सकते अपना। क्योंकि कथनी और करनी मतलब 100 लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो उसकी मैं आज सुबह 4 बजे उठने वाला हूँ, तो हो सकता है कि उसमें से 4 लोग ही उठे, बाकी 96 लोग सोया हुआ रह जाए। लेकिन वो 4 लोग जो हैं उठे, है ना? 96 लोग सो गए। तो जो अपनी कथनी और करनी को फ़ॉलो नहीं करते, जैसा कहते हैं वैसा नहीं करते और अपनी बातों पे नहीं रहते, माने अपने लक्ष्य से हट जाते हैं, वो उस 96 लोग जो सो गया है उसकी तरह से असफलता यानी कि अनसक्सेस जिसको बोलते हैं उसकी तरफ चले जाते हैं। और जो 4 लोग जगते हैं या फिर अपनी बातों पे रहते हैं कि नहीं मुझे 4 बजे उठना है तो फिर उठना है ना? तो फिर वो लोग आगे तरक्की की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्यों नहीं कर पाते ऐसा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द, देखिए हमारा जो साइकोलॉजी है ना सर, वो हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता ढूँढता है। आसान चीज़ों को तरफ हमें भेजता है, क्योंकि उसको पता है कि ये व्यक्ति का जो विचार होता है, जो मन होता है ना, वो नदी के पानी की तरह होता है। वो नीचे की तरफ बहना उसका स्वभाव होता है। पानी का स्वभाव क्या होता है? नीचे की तरफ बहना, है ना? तो वो आसान होता है ना। ऊपर चढ़ाने के लिए तो हमें टंकी में अगर पानी चढ़ाना रहता है तो हमें तो फोर्स लगाना पड़ता है, मोटर ऑन करना पड़ता है, बिजली खर्च करना पड़ता है, यानी कि एक्स्ट्रा फोर्स देना होता है। तो हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी का दिमाग क्या बोलता है कि हमें तो आसान चीज़ करना, आसान क्या है? नीचे की तरफ जाना। तो वही चीज़ें हैं कि हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा कहते हैं अवचेतन मस्तिष्क और चेतन मस्तिष्क, 2 मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड्स और कॉन्शियस माइंड्स ऐसे बोलते हैं। तो जो हमारा अवचेतन मस्तिष्क है ना, वो एक्चुअली हमारा अवचेतन मस्तिष्क लोगों के सोया हुआ रहता है, लगभग लोगों का सोया हुआ रहता है। वो अवचेतन मस्तिष्क कुछ लोगों के जाग जाते हैं या कुछ लोगों का वहाँ पे हीट होता है, ट्रिगर हो जाता है, और वो एक एक लंबे दौर के अपने ऊपर किए गए प्रैक्टिस से होता है। देन तब वो जो कह पाते हैं वो कर पाते हैं। जैसे रतन टाटा जी की बात मैं एग्जांपल दूं, रतन टाटा जी अपनी कार में बैठ के एक बार जा रहे थे कहीं, और उन्होंने एक स्कूटर पे आती हुई फैमिली को देखा। आपने भी सुना होगा ये बात। स्कूटर पर एक फैमिली आ रहा था, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, ठीक है, और वो बारिश का समय था। तो रतन टाटा जी कार में बैठे हुए थे और बाहर बारिश का नज़ारा ले रहे थे, और उस फैमिली को देखा कि वो बेचारे भीग रहे हैं। स्कूटर पर क्या हुआ? भीग रहे हैं वो चारों। तब रतन टाटा जी के दिमाग में आया कि इस फैमिली के लिए क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ कर सकता हूँ जिनके पास कार खरीदने का पैसा नहीं है, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए, तो मैं क्या करूं? तब उन्होंने एक ऐसा उसी समय अपना डिसीजन लिया कि मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो एक मिडिल क्लास को भी अफोर्डेबल हो जाए। और तब उन्होंने निर्माण किया टाटा नैनो का, ठीक है। नैनो जिसको लखटकिया कार भी बोलते हैं, यानी कि 1 लाख टका में आ जाता था। हालांकि उनका वो उतना सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी नैनो को बहुत अच्छा मानता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के पास नैनो देखा है जिनके पास कार का सपना था और वो कार खरीदे, और अभी भी नैनो चल रहा है। मैंने खुद भी सवारी किया, मेरे पास नहीं है नैनो, लेकिन मैंने खुद भी उसका सवारी किया और बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता था। नहीं चल पाया वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने उस सपने को साकार तो किया। उस फैमिली, उस तरह के कितने लोगों के फैमिली के पास वो गाड़ी तो मिल गया, अवेलेबल हो गया। तो रतन टाटा जी ने सोचा और उसको कन्वर्ट किया। तो उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो जगा हुआ है। वहाँ पूरा नहीं सबका जाग सकता है, क्योंकि पूरा जाग जाएगा तो वो ब्रह्मांड को बदल सकता है, लेकिन कुछ हद तक तो जगा हुआ है। इसलिए वो जो कह पाते हैं वो कर पाते हैं। और वो कैसे जगा? अपने कंटिन्यू काम से, अपने कंटिन्यू अपने ऊपर प्रैक्टिस से, अपने ऊपर कंटिन्यू बिलीव से, अपने ऊपर कंटिन्यू बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, तब जाग पाता है। और तब जो है आप जो कहेंगे ना वो कर पाएंगे। उसके लिए आपको अपने ऊपर बहुत काम करना रहता है। तो दूसरा सवाल था आपका कि जीवन में बहुत सारे चीज होते हैं जो कि लक्ष्य से भटका देते हैं।
उन चीज़ों को छोड़ के लक्ष्य की तरफ कैसे बढ़े। तो नॉइज़, ये बात तो मैंने पहले भी बताया, नॉइज़ वो सारे नॉइज़ हैं, आपके चारों तरफ नॉइज़ है ना? अर्जुन अर्जुन के तरफ भी नॉइज़ था, है ना? आपने द्रोणाचार्य वाला सुना होगा कि पाँचों पांडव को और कौरव के जो दुर्योधन है उसके भाई को द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे थे और वो चिड़िया की आँख पे निशाना लगाने के लिए उन्होंने कहा था। तो जब दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन क्या दिख रहा है? तो कहा, गुरुदेव मुझे तो दिख रहा है पेड़ पौधा जंगल फलाना ढिमकाना सब। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है, तो तुम जाओ हटो। और तो और दूसरा फिर युधिष्ठिर आए, युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले गुरुदेव मुझे पेड़ पौधा जंगल फलाना ढिमकाना दिख रहा है और उसके साथ चिड़िया भी दिखाई दे रहा है। बोला ठीक है तुम भी जाओ। उसके बाद अर्जुन जब आए उनकी बात को, गुरुदेव क्या? तो बोले अर्जुन क्या दिख रहा है? बोले गुरुदेव मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बोला लगाओ निशाना, लगाया, आंख में लग गया। नॉइज, अर्जुन ने क्या किया? अपने उस चारों तरफ के नॉइज को दूर कर दिया, जंगल पेड़ पौधा फलाना ढिमकाना खत्म, है ना? मेरे भी बहुत सारे वीडियो में कभी कहीं कभी ना म्यूजिक डाल देता हूँ, आप समझिएगा इस बात को, बहुत ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं। साउंड पीछे में बैकग्राउंड में हल्का म्यूजिक डाल देता हूँ, हल्का हल्का मध्यम। अब लोग का क्या होता है ना, ध्यान म्यूजिक पे जाता है, मेरी बातों पे नहीं जाता। हाँ, क्योंकि उनको इंटरेस्टिंग लगता है नॉइज को देखना, है ना? तो कितने लोग कहते हैं सर म्यूजिक डालते हैं ना उससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। भाई आप उस तरफ ध्यान क्यों दे रहे हैं? आप मेरे शब्द पे ध्यान दीजिए ना कि मैं बोल क्या रहा हूँ। आप म्यूजिक की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, है ना? तो वही चीजें होती है, नॉइज की तरफ अगर ध्यान देंगे ना तो लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो नॉइज को अवॉइड करने की कोशिश करिए और अपने चीजों पे फोकस करिए। तीसरा है कि किसी भी काम को बढ़िया करने के लिए प्रेशर अच्छा होता है या बुरा? देखिए ये दोनों चीज है, किसी भी काम करने के लिए प्रेशर अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। देखिए अच्छा कैसे, मैं युवराज सिंह का एग्जाम्पल दूंगा, मैं मोहम्मद कैफ का एग्जाम्पल दूंगा। आई होप आप लोग युवराज सिंह को बहुत अच्छे से जानते हैं, मोहम्मद कैफ को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, इंडियन क्रिकेटर। और मैं नेट वेस्ट सीरीज 2005 के आसपास का, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2003 या से 5 के बीच का होगा वो नेट वेस्ट सीरीज। इंग्लैंड में खेला जा रहा था, 325 रनों के लक्ष्य का पीछा करना था या 45 का, और 5 विकेट आउट हो गए, सहवाग आउट हो गए, तेंदुलकर आउट हो गए, गांगुली आउट हो गए, गंभीर वगैरह सब आउट हो गए थे। तब कैफ थे, मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह इन अंडर प्रेशर, और तब वो मैच को उन्होंने जिता दिया, ऐतिहासिक। आप जाके देखें उस नेटवेस्ट मैच को। तो मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह कभी भी ना नॉर्मली अच्छा नहीं खेलते थे। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग हो सकता है मुझे यहाँ पे गलत बोले लेकिन ध्यान से सुनिए पूरी बात। नॉर्मली अच्छा वो जितना खेलते थे उससे लाख गुना अच्छा वो प्रेशर में खेलते थे, उनका निखर के गेम आता था प्रेशर में, है ना? यानी कि अगर किसी चीज में प्रेशर पड़ जाता था कि उनको मैच जिताना तो उनका गेम निखर जाता था, मतलब जबरदस्त काम करते थे। तो देखिए किसी भी काम करने के लिए प्रेशर अच्छा भी होता है और किसी भी काम करने के लिए प्रेशर बुरा भी होता है। जैसे आप मेरे पीछे खड़ा होकर कोई काम, जब हम मैं अपने शुरुआत के समय बता रहा हूँ, जब मैं प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में काम किया करता था, न्यूज़पेपर में था वगैरह, तो जो पार्टी ना होते हैं जो कि भाई मेरा पहले कर दो, मेरा पहले कर दो, है ना, प्रिंटिंग में, तो मेरे पीछे खड़े हो जाते थे। तो मैं साफ कहता था कि मेरे सर पे खड़े रहेंगे ना तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, आप बगल में बैठ जाइए ना और टेंशन फ्री रहिए, आपको जितना समय दिया गया उतना समय में आपका काम आपको मेरे थ्रू मिल जाएगा। या फिर मैं टाइप राइटिंग भी करता था, बहुत सारे राइटरों का किताब में टाइप किया हुआ हूँ। तो वो लोग भी कहते थे रवि जी इतना टाइम में दे दीजिए, मैं कहता था प्रेशर से नहीं करूंगा, अगर आप प्रेशर करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। आपको अच्छा काम चाहिए तो आराम से बैठिए, क्योंकि ये वर्ड है भाई, ये शब्द है, एक शब्द भी इधर उधर हो जाएगा तो समझे घोड़ा का क्या हो जाएगा। तो बात समझ रहे ना? तो ऐसा चीजें मैं बोल देता था कि भाई एक शब्द भी इधर उधर हो जाएगा तो फिर घोड़ा का दौड़ा हो जाएगा, तो और घर का हर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तो सारा मीनिंग सेंटेंस चेंज हो जाएगा ना। तो क्या होता है कि प्रेशर किसी काम के लिए अच्छा भी होता है और किसी काम के लिए बुरा होता है, डिपेंड करता है व्यक्ति का नेचर क्या है। जैसे हम लोगों की आदत है, हम लोग प्रेशर में भी बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारी आदत है, मैं जहां भी काम किया जैसे भी किया प्रेशर में भी बहुत बढ़िया काम कर जाता हूँ। ये वो मेरा परवरिश हुआ इस टाइप से, मैं ऐसे लोगों के बीच में रहा हूँ, ऐसे ऐसे वर्क किया हूँ कि मेरा वो नेचर बन गया कि मैं प्रेशर में भी बेहतर काम कर सकूं। ठीक है, तो किसी भी काम करने के लिए ना प्रेशर अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। कुछ लोगों को, अब जैसे मैं दो चार लोगों को जानता हूँ, उसके ऊपर हल्का सा जहाँ प्रेशर डालता हूँ ना कि भाई ये काम तुमको इतना समय करना, तो वो लोग दे हाथ सलाइन चढ़ाने की नौबत आ जाती है, दे हाथ छितरा देता है, मतलब नहीं दिमाग झेल पाता है। तो आपका दिमाग किस परिवेश से होके आया है, आपके आसपास आपने जितने काम किए क्या किस परिवेश में किया है, कंफर्ट जोन में रह के किया है तो प्रेशर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और आपने हमेशा स्ट्रगल वाला पीरियड में किया है, हमेशा कुछ अचीव करने के लिहाज से किया तो प्रेशर आपके अच्छे भी होते हैं दीपक जी। तो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है कि प्रेशर अच्छा होता है या बुरा, और अलग अलग व्यक्ति के
अनुसार भी डिपेंड करता है कि प्रेशर अच्छा है या बुरा। तो ये दीपक जी का पलवल हरियाणा से सवाल था। अच्छा, एक और सवाल है, संजय मिश्रा जी सहरसा बिहार से लिख रहे हैं कि सर गुड इवनिंग, आई हैव परचेज आदित्य बिरला फैशन एट द रेट ऑफ 210। 210 पे उन्होंने खरीदा है आदित्य बिरला को और फैशन को, और देवयानी 205 पे खरीदा है। बॉम्बे डाइंग 135 पे लिया है। चंबल फर्टिलाइजर 275 पे लिया है। तो ये लिख रहे हैं प्लीज प्रोवाइड एसएल एंड टारगेट। चलिए ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। एबीएफआरएल को आपने लिया है 210 पे। देखिए स्टॉक रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, मेरा कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, मैं चार्ट के हिसाब से बताऊंगा स्टॉप लॉस और टारगेट। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी, आप उसको फॉलो करें ना करें, क्योंकि भाई पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी होगी। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर मैं चार्ट पर आ गया। चार्ट पे इनका है एबीएफआरएल, तो यहाँ पे मैंने एबीएफआरएल टाइप किया, आ गया, और इन्होंने खरीदा है 210 रुपए के आसपास में, 214 चल रहा है। बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं। इसी स्टॉक को ना आप 190 का एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, 190 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। और टारगेट तो अभी बहुत दूर है सर, टारगेट के लिए इसको 230 रुपए का लेवल, कम से कम 230 रुपए का लेवल ब्रेकआउट करना होगा तब। फिलहाल तो आप 190 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। देवयानी, और देवयानी इंटरनेशनल की बात कर लें, इन्होंने 205 पे लिया है, तो चलिए 205, और ये प्राइस चल रहा है 208। ये बेहतरीन है, 190 का इसमें भी स्टॉप लॉस लगेगा। 220 का ब्रेकआउट आएगा तो हो सकता है 240 से 50 तक के भी टारगेट देवयानी दे सकता है। इसको थोड़ा टाइम दीजिए देवयानी को। और एबीएफआरएल को, जुबलियंट फूड भी आपने लिया ना, बहुत बढ़िया। ये सब स्टॉक हमेशा के लिए रखने वाला है, बहुत ही अच्छा स्टॉक्स, अपना सिलेक्शन बहुत ही बढ़िया। आपने 520 पे लिया, 530 चल रहा है, 480 बड़ा स्टॉप लॉस होगा। छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो 500 रुपए का लगा लीजिए। 540 का हर्डल है, ब्रेकआउट करता है तो 60, और 560 से 580, और बहुत अच्छा मूवमेंट रहा तो 600 तक के टारगेट जुबलियंट फूड में देखने को बनेंगे। बॉम्बे डाइंग आपने लिया हुआ है, बॉम्बे डाइंग, तो आपका प्राइस है बॉम्बे डाइंग में 135 रुपए के आसपास में, और ये है बॉम्बे डाइंग। इसमें थोड़ा सा इशू था बीच में, हालांकि उस इशू को इसने जमीन तमीन बेचा है, कुछ लैंड वगैरह का कर्जा तक चुका है, तो इसकी वजह से ये मूवमेंट आया है देखने को। मैं आपको ये कहूँगा कि इसमें से ना ज़्यादा देर रुकने का नहीं है, ज़्यादा दिन मत रुकिएगा। प्रॉफिट अगर बन रहा है तो लेके निकल जाइए। अगर स्टॉप लॉस लगाने का मन है तो 120 रुपये का लगाइए, और छोटा लगाना है तो 135 रुपये का लगाइए, और 150 के ऊपर अगर निकलता है तो 170 तक के टारगेट आपको बॉम्बे डाइंग दे सकता है। चंबल फर्टिलाइजर अच्छा स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है। चंबल फर्टिलाइजर आपके सामने में आ रहा है, 275 का आपका प्राइस है, 279 चल रहा है। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना होगा। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे, चूंकि आपने 275 के आसपास खरीदा है, 280 चल रहा है, तो 270 रुपए का ही लगेगा। यहाँ पे एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस है 270 रुपए का। आप ज्यादा थोड़ा सा लेना चाहे तो 265 रुपए के आसपास रख सकते हैं। रेजिस्टेंस 290 रुपए के आसपास का, अगर ब्रेकआउट हो गया तो ये आपको 310 तक के टारगेट आते हुए मिलेंगे चंबल फर्टिलाइजर में। तो ये था संजय मिश्रा जी का सवाल सहरसा बिहार से। और अगला सवाल बढ़ता हूँ। एक सवाल है, विनोद कहार जी ने राजस्थान झालावाड़ से लिखा है। विनोद कहार जी का सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। आप यहाँ पे देखें, सारे लोग बिगिनर लोग भी समझें, और जो लोग एक्सपीरियंस हैं तो खैर उनकी बात अलग है, लेकिन अगर फिर भी मैं कुछ समझा पाऊँ तो आप इस बात को समझिए कि विनोद कहार जी का सवाल क्या है। राजस्थान झालावाड़ से लिख रहे हैं कि नमस्कार सर, आपके कोई भी वीडियो हो हमेशा कोई ना कोई लर्निंग वाले ही होते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आपको भी बधाई, धन्यवाद। और दूसरा है सवाल लिख रहा है, स्टॉक मार्केट में कौन कौन से चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट है, चार्ट के हिसाब से टारगेट कितना लेना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। तो देखिए एक सवाल है कि कौन कौन से चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं धन्यवाद करूंगा विनोद जी का कि उन्होंने ऐसा सवाल लिखा, भेजा भी, जो सारे बिगनर लोगों को भी गाइड कर सके। और ऐसे अक्सर लोगों में कंफ्यूजन होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि प्राइस फॉलो करो, कुछ लोग कहते हैं इंडिकेटर फॉलो करो, कुछ लोग होते हैं पैटर्न फॉलो करो वगैरह, कुछ कहते हैं कैंडल फॉलो करो। आखिर फॉलो तो कुछ ना किसी को करना, ये चार्ट करे, प्राइस करे, कुछ भी। लेकिन जो लोग चार्ट फॉलो करते हैं उनके पास में हमेशा एक सवाल आता है कि किस किस चार्ट को फॉलो करना चाहिए और कौन कौन सा चार्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट चार्ट की बात करता हूँ, इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट चार्ट का मतलब वो चार्ट जो कि हर बार मल्टीपल टाइम बनता हो, हर बार, और लगभग लगभग बन जाता हो, इजी वे में
इजी वे में आसानी माध्यम से दिख जाता हो चार्ट पैटर्न। ऐसे ही पैटर्न को पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कौन कौन सा पैटर्न होता है। तो मैं यहाँ पर आपको लिखना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जो सबसे पहला पैटर्न आपको बनेगा एक बॉक्स पैटर्न होता है। ठीक है, क्या होता है? बॉक्स पैटर्न, जिसको कि आप रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। ये आमतौर पर बन जाता है, मतलब मिल जाता है आपको। ठीक है, अक्सर आपको, अक्सर जैसे कि अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा। जैसे अभी मैं एक स्टॉक्स है टाइटन, चलो मैंने यहाँ पे टाइटन खोला और टाइटन के चार्ट आपके सामने में आ गए। चाहे डेली के टाइम फ्रेम हो, चाहे 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, हमें वो पैटर्न देखने में जो इजी वे में मिल जाता है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न, तो उसमें सबसे पहला आता है बॉक्स पैटर्न। अभी देखिए आपके सामने में चार्ट आ रहा है, यहाँ पे देखिए टाइटन का चार्ट खुल गया। तो आप यहाँ पे टाइटन के चार्ट पे क्या देख रहे हैं कि ये एक बॉक्स पैटर्न है ना, ये बॉक्स पैटर्न। तो ये पैटर्न ना आपको अक्सर मिल जाता है, तो आप इस पैटर्न को नंबर 1 पे रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न में कौन से पैटर्न सबसे पहला आएगा? तो रेक्टेंगल पैटर्न, ये 1 नंबर पे आप इसको रख के चल सकते हैं। बात है कि सेकेंड इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न जो कि कंटिन्यू बनता हो वो कौन सा दिखता है? तो बहुत ही फेमस चार्ट पैटर्न है जिसका नाम है ट्राइंगल। क्या नाम है? ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है, ट्राइंगल पैटर्न। ओके, सेकेंड चार्ट पैटर्न कौन सा हुआ? ट्राइंगल पैटर्न। इस ट्राइंगल में भी 3 तरह का ट्राइंगल होता है। ठीक है, ट्राइंगल में भी 3 तरह का ट्राइंगल होता है। एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग, और एक होता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, ठीक है, ये 3 तरह का ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर 3 तरह का ट्रायंगल होता है। तो इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न में क्या क्या आपको पता चला कि सबसे पहले तो हमारे लिए बॉक्स पैटर्न है इंपॉर्टेंट, जो अक्सर बन जाता है। दूसरा ट्रायंगल पैटर्न है, उसके अंदर 3 पैटर्न होते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब है कि तीसरा कौन सा पैटर्न होगा जो कि इंपॉर्टेंट है? तो तीसरा पैटर्न फ्लैग पैटर्न, ये अक्सर आपको चार्ट पे दिखता है। फ्लैग पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, फ्लैग मतलब झंडा, जैसे ये पोल हुआ और ये झंडा हुआ, इस तरह के पैटर्न। जैसे हम चार्ट पे चल के देखें तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे भी दिख जाएगा। देखिए ये हुआ, यहाँ से पोल हो गया ऐसे, और ये हो गया आपका फ्लैग ऐसे। ठीक है, तो ये झंडा पैटर्न हो गया, ये फ्लैग पैटर्न। अब इसमें भी क्या है कि इसमें भी 2 तरह के होते हैं। फ्लैग पैटर्न में भी 2 तरह का होता है, एक होता है बुलिश फ्लैग और एक होता है बियरिश फ्लैग। इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न की बात कर रहा हूँ, बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग। चौथा कौन सा पैटर्न होता है? देखिए चौथा मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत ही फेवरेट, उसको कहता हूं राउंडिंग बॉटम पैटर्न, राउंडिंग बॉटम पैटर्न और राउंडिंग टॉप पैटर्न। ठीक है, राउंडिंग बॉटम एंड राउंडिंग टॉप, ये ऐसे 2 पैटर्न है जो अक्सर आपको चार्ट पे मिल जाएगा, और ये मेरा एक फेवरेट पैटर्न भी है। राउंडिंग टॉप पैटर्न को और राउंडिंग बॉटम पैटर्न को भी अलग अलग तरीके से नाम से बुलाते हैं। जैसे राउंडिंग टॉप को आप बोल सकते हैं, ये हुआ राउंडिंग टॉप ऐसे। ठीक है, राउंड किया टॉप, ये राउंडिंग बॉटम, सॉरी ये कौन है? ये राउंडिंग बॉटम है। ये क्या है? ये राउंडिंग बॉटम है। तो ये बॉटम में राउंड हुआ तो राउंडिंग बॉटम, और यहाँ पे एक टॉप है और यहाँ पे एक टॉप है, तो ये हो गया डबल टॉप, तो इसको आप डबल टॉप भी बोल सकते हैं। इसी तरह एक राउंडिंग टॉप हुआ, ये टॉप में राउंड हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक बॉटम है, दूसरा बॉटम यहाँ है, तो इसको आप डबल बॉटम भी बोल सकते हैं। तो ये सारे पैटर्न होते हैं कॉमन पैटर्न, जो आपको चार्ट पे आराम से देखने को मिल जाते हैं। और इतने पैटर्न अगर आपने पकड़ लिए ना, इतने पैटर्न आपने ढूंढ लिए ना, तो आपको ज्यादा पैटर्न ढूंढने की जरूरत नहीं, आपका काम वैसे भी बन जाएगा। आराम से इसी सब पैटर्न को आप फॉलो करके चल सकते हैं। बहुत ही शानदार सवाल था, लेकिन सवाल है कि टारगेट कितना लेना चाहिए। आपके अगला सवाल जो है आपका कि टारगेट कितना लेना चाहिए चार्ट पैटर्न के हिसाब से। देखिए आप कभी भी फिक्स नहीं ले सकते, है ना। एक माइंडसेट होता है कि हमें फिक्स इतना तो चाहिए। स्टॉक मार्केट में फिक्स जैसा नहीं चलता। आई ऑलवेज, क्या कहते हैं उसको, हिंदी या इंग्लिश में बोलते हैं, जो भी हिंदी में बोले, मैं हमेशा इस बात पे पूरा जोर देता हूँ कि आप कभी फिक्स माइंडसेट लेके मत आइए कि हमें इतना तो चाहिए चाहिए, नहीं तो मैं कट्टी नहीं। अब जैसे ये बॉक्स पैटर्न है या ये फ्लैग पैटर्न, ठीक है, इसकी स्टडी करनी पड़ती है कि बॉक्स पैटर्न पे क्या मूव मिलता है,
फ्लैग पैटर्न पे क्या मूव मिलता है, राउंडिंग टॉप बॉटम में क्या मिलता है, इस तरह से। और वो अलग अलग चीजें हो सकती है। जैसे आप देखिए ये फ्लैग है ना, ये फ्लैग है, ये यहाँ से डाउन आया तो ये कितना नीचे आ गया, लगभग लगभग देखिए अपने बॉटम को टच कर गया, नहीं तो क्या कह सकते हैं कि बॉटम का टारगेट मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है ये यहाँ तक आता और यहाँ से इसे ऊपर जा सकता था, है ना। देन क्या होता है, देन आपको ट्रेलिंग एसएल कट जाता है, यानी कि हर वो सपोर्ट नजदीकी और वो हर रेजिस्टेंस ऊपर वाला वो आपका नियर टारगेट बन सकता है। सेल साइड में नीचे सपोर्ट जो होगा वो आपका टारगेट बनेगा, और बाय साइड में जो ऊपर रेजिस्टेंस होगा नियर में, वो सब टारगेट आपके बनते जाएंगे, वो कोई भी पैटर्न एक मोटा मोटी आप है। बाकी ये इसकी डीप स्टडी होती है चार्ट पैटर्न की ना, थोड़ी डीप स्टडी होती है विनोद जी, इस बात को आपको समझना होगा। लेकिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है, और वो मैंने आपका सवाल क्लियर कर दिया। अच्छा, अगला सवाल है, अगर पसंद आया हो तो ये सवाल आप लोग भी मुझे बताइए, अच्छा सवाल था इनका। और अगला सवाल है, काजल जी ने मुंगेर से लिखा है, सर विप्रो के सीएफओ ने रिजिग्नेशन दिया है, वो जैसे रिजाइन दे दिया सीएफओ ने, तो उसका क्या निगेटिव असर पड़ सकता है। 434 पर विप्रो लिया हुआ है, टाटा कंज्यूमर 884 पर बाय किया, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या। ओके ठीक है, देखिए विप्रो के सीएफओ ने दिया, देखिए जब सीईओ सॉरी वो सीए और सीएफओ ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है किसी भी कंपनी पे, और ये लोग जब इस्तीफा देते हैं ना, अगर वो कारण बता के इस्तीफा दे रहा है कि भाई मैं फलाना कारण से इस्तीफा दे रहा हूँ, तब तो कोई बात, लेकिन अगर वो बिना बताए किसी ऐसा कारण जो कि मार्केट में बता नहीं रहा है और वो इस्तीफा दे रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट तो पड़ता है। और ये आपने देखा भी होगा, आपने देखे ये डाउनफॉल भी इसी सब कारण से हुआ है, तो मार्केट को पहले से कहीं ना कुछ अंदेशा था, जिसके वजह से ये आपको फॉलिंग 4 दिन देखने को मिला है। बस एक बार जिससे ही क्लियर कंफर्मेशन हो जाए कि नहीं किस वजह से दिया है इस्तीफा, तो ये हो सकता है कि एक आध डीप लगाने के बाद वापस से बाउंस हो जाए, क्योंकि फिर नया सीएफओ आएगा, नया पोस्ट संभालेगा फिर से, तो वो काम हो जाएगा। लेकिन अभी चूंकि दिया है तो आप मार्केट को पहले से अंदाजा था, तो हर निगेटिव तो माहौल बन ही जाता है, बिल्कुल, इसलिए निगेटिव आप देख भी रहे। 440 से आके 420 पर आ गया, आपने 434 पे लिया है, 408 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस है नजदीक का, और जो बड़ा वाला थोड़ा सा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 400 रुपए का स्टॉप लॉस, इसके नीचे 400 के नीचे नहीं जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके पहले बाउंस हो जाना चाहिए। इनकेस अगर कट गया ये तो और नीचे गिर सकता है। टाटा कंज्यूमर आपने ले रखा है, ओके। दूसरा स्टॉक है आपके पास टाटा कंज्यूमर, तो चलिए हम लोग टाटा कंज्यूमर के चार्ट को देखते हैं। और ये आपने 884 पे लिया ना, और 877 चल रहा है, सर बढ़िया स्टॉक है, इसको थोड़ा सा समय दीजिए। 884 पे लिया है, 877 अच्छा स्टॉक है, इसको थोड़ा समय दीजिए। और ये ब्रेकआउट के कगार पर है, मैं इस स्टॉक्स में बहुत बुलिश रहता हूँ, क्योंकि भाई ये जीवन से जुड़ा हुआ स्टॉक है, हम लोग के जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल है, और ये ऑल टाइम हाई पर भी आने का चेष्टा कर रहा है बार बार, आप देख रहे हैं एक बार कर चुका, दोबारा किया, फिर से करने को। तो टाटा कंज्यूमर में भी रखिए, एक स्टॉप लॉस लगाना है तो 860 रुपए का छोटा सा लगा लीजिए, ऊपर अगर ये 890 से 95 को ब्रेक करता है तो 920 तक के टारगेट बनेंगे टाटा कंज्यूमर में। तो ये है काजल जी का सवाल मुंगेर से। और अगला सवाल है, राहुल पटेल जी ने अहमदाबाद गुजरात से लिखा है। राहुल पटेल जी ये लिख रहे हैं कि हेलो सर, कैसे हैं, आपकी वीडियोस देखकर काफी मजा आता है, मेरा सवाल डिफरेंट है, कृपया आपकी राय दें। सब बोलते हैं चार्ट पैटर्न कर लो, ये पैटर्न कर लो, वो पैटर्न कर लो, इसके ऊपर बाय सेल, अगर इतना इजी होता तो सब ट्रेडर नहीं बन जाते। अगर सच में चार्ट पैटर्न इतना यूजफुल होता तो सब कोई कर लेता ना। कितने सारे लोग हैं जो चार्ट पोस्ट करते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। अच्छा, ये लिख रहे हैं कि बहुत सारे लोग चार्ट पोस्ट करते हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ, या फिर कोई अच्छा, तो क्या बात है कि वो लोग नहीं कर सकते, या फिर कोई एज होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का जो हम लोगों को नहीं पता। कृपया आपका सुझाव दें। राहुल पटेल, अहमदाबाद गुजरात से। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है कि ये पैटर्न कर लो, वो पैटर्न कर लो, और इतना आसान होता तो सारे लोग कर लेते। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे बात कि आसान तो संसार में सांस लेना भी नहीं है, आसान तो सांस लेना भी संसार में नहीं है। पहले मैं समझाता हूँ फिर बात करता हूँ इस बात पे कि सांस लेना भी आसान कैसे नहीं है। एक सांस लेते हैं तो दूसरा सांस उसके बदले में हमको छोड़ना पड़ता है, ठीक है। बच्चे को दूध पीना होता है ना, जो जन्म लिया बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है,
उसको भी रोना पड़ता है। जब वो रोता है तो भी तभी माँ दूध पिलाती है, अदरवाइज नहीं पिलाती। तो आसान तो सर कुछ भी नहीं है इस संसार में, बात समझ रहे, कुछ भी आसान नहीं है। तो क्या मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान है? नहीं। पैटर्न, अब बात है कि तो फिर पैटर्न का यूज क्या है? देखिए सर, हम लोग मार्केट के सबसे लास्ट पायदान पर है। हम लोग जो ट्रेडर है ना, जो हम लोग अंतिम सीढ़ी पर है, यानी हमारे पास चीजें आते आते उसमें एक्शन हो चुका होता है। किसी भी स्टॉक्स की कोई भी चीज आते आते ना उसमें एक्शन हो चुका होता है, लास्ट पायदान पर रहते हैं। तब पता चलता है अच्छा इस खबर में ऐसी बात थी। जैसे अभी विप्रो का एग्जांपल दिया पिछले सवाल में, आप देखिए जाके आपको पता चल जाएगा। अच्छा ऐसा बात था तो इस वजह से ये लास्ट में पता चलता है। वो पहले पता चलता है चार्ट पर। चार्ट पर स्टॉक्स के मूवमेंट से अंदाजा लगता है कि शायद कुछ बड़ी चीज होने वाली है इसमें, इसके वजह से मूवमेंट आ रहा है। वो 4 दिन बाद पता चलता है अच्छा इसके अंदर ऐसा न्यूज था, है ना। तो हमें उन चीजों से, अब चूंकि लास्ट में हम लोग बैठे हैं, सबसे नीचे पायदान पे हैं, तो हमें पैसे भी कमाने हैं। तो पैसे हम कैसे कमाएंगे? उन लोगों से टकरा करके, जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े माफिया लोग बैठे हैं, पैसे वाले लोग बैठे हैं, जिनके पास ज्यादा नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है सबसे ज्यादा, जिसके पास जानकारी पहले पहुंचती है, उन लोगों के बीच से पैसे लाने होते हैं। तो उस पैसे को लाने में हमारा चार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा चार्ट मदद करता है, पहले ही कुछ वो इंडिकेशन कर देता है कि भाई ऐसा मूवमेंट है। इंपॉर्टेंट है उसको स्टडी करना। चार्ट पोस्ट करना बड़ी बात नहीं है, कोई भी पोस्ट कर देगा, ट्रायंगल, फ्लैग, बुलिश, ये कोई भी करे। बात है उसकी स्टडी करना कि अगर ये पैटर्न ऐसा बन रहा है और इस पैटर्न पे इस तरह से दिख रहा है, तो इसके कितने सिनेरियो बन सकते हैं, ऊपर, नीचे, साइडवेज, और कहाँ कहाँ पे ये सिनेरियो रुक सकता है, कहाँ पे ये वैलिड होगा, कहाँ पे इनवैलिड होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो सारे लोग कर सकते हैं चार्ट पोस्ट, लेकिन स्टडी सारे लोग नहीं कर पाते, क्योंकि स्टडी करने के लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत स्किल होता है। लेकिन स्किल ऐसा नहीं कि हम जन पेट से सीख के आता है, कोई नहीं, सब यही करता है। जो भी करता है इसी मार्केट में करता है, सीखते सीखते एक समय के बाद करता है। लेकिन समय लग जाता है। जो आपने कहा ना कि कोई एज होता है क्या, तो एक समय तो लग जाता है। एक ऐसी, अब किसी का आईक्यू तेज होता है, किसी का स्लो होता है, किसी का फास्ट होता है, ऐसा होता है। तो किसी को हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है किसी को 2 महीना लग जाए। तो वो डिपेंड करता है उस पर भी कि आप कितना डिवोटी हैं और आप कितना पैशनेट हैं मार्केट को लेके, अपने ट्रेडिंग स्किल को लेके, ठीक है। बाकी सीखता तो सब सर यही मार्केट में, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। और चार्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हम लोग मार्केट के सबसे निचले पायदान पे बैठे हैं। तो और पैसा भी कमाना है। पैसा हम तभी कमा पाएंगे जब हमें चार्ट रीड आ जाएगा। जब चार्ट को रीड कर लेंगे तो हमें कहीं ना कहीं पहले अंदाजा लग जाता है ये डाउन होने वाला है या अप जाने वाला है। जैसे मैं वीकली शेयर पोस्ट करता है, तो आप देखते हैं वीकली शेयर, सप्ताह का शेयर, तो मैं जो देता हूँ लगभग आप लोगों को पता है कि लगभग लोग पैसे तो बन ही जाते हैं। तो वो कैसे? चार्ट रीड करता हूँ तभी तो दे पाता हूँ ना। यही चीजें होती है ना राहुल जी, इसलिए चार्ट का इंपॉर्टेंस है सर। तो ये राहुल पटेल जी का गुजरात अहमदाबाद से सवाल था। उम्मीद है राहुल जी आपका क्लियर हो गया होगा, बाकी लोगों का भी क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन रहेगा तो फिर से मुझे कमेंट में बताएं। और ये आपके सवाल मेरे जवाब का 235वां एपिसोड यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।